माय डियर स्टूडेंट्स और लर्नर्स, आज आप लोगों के सामने लाया हूँ वर्ब के हवाले से एक अहम वीडियो, एक अहम लेक्चर, एक अहम लैंग्वेज सेशन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ब क्या है। यानी 6 चीज़ों के बारे में आपको आज वर्ब के हवाले से बताऊंगा। इन 6 अहम पॉइंट्स है जिस पे आपको वर्ब के हवाले से इस वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए और आपके जो वर्ब के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकॉन्सेप्शन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर जुमले के लिहाज से देखें तो जुमले में बैकबोन ऑफ द सेंटेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो है वर्ब। अगर इसको मैं और अच्छे अल्फाज में इन्हें डिफ़ाइन करूँ तो किंग ऑफ सेंटेंस भी इसी को कहा जाता है। किसको? वर्ब को, क्योंकि वर्ब ही से बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन होते हैं। अगर आप जुमले के बीच में स्ट्रक्चर के लिहाज से देख लें तो वर्ब है, और जुमले के दाएं और बाएं जो एरियाज़ है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सो ऑन जो कॉम्प्लीमेंट चीज़ें हैं वो नज़र आती है, प्रेडिकेट काइंड ऑफ चीज़ें नज़र आती है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो राइट और लेफ़्ट वर्ब के जो है ना, वो जुमले के तमाम जितने भी सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो वर्ब को ही सपोर्ट करते हैं। उसमें आप सब्जेक्ट ले लें, उसमें आप ऑब्जेक्ट ले लें, उसमें आप बाकी फ्रेजेस ले लें, या एक्स वाई जी एडजेक्टिव एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी चीज़ें ले लें वो तमाम एक वर्ब को ही सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब किंग ऑफ सेंटेंस आप कह दो या किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दो, वो वर्ब ही होता है। एनीवे, वर्ब क्या है? वर्ब असल में 2 किस्म के होते हैं। एक इस पर बात करूंगा, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है ये आपको तमाम जो है ना इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसके वजाहत के एग्जांपल्स के साथ कि ये क्या है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, उसकी क्या फंक्शन है, और नंबर 5वें पे आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के हवाले से बताऊँगा कि इसका क्या किरदार है जुमले में और हमारे इंग्लिश में। उसके बाद आपको वर्ब के एनीवे मैं अगर एक्शन वर्ब से स्टार्ट करूँ तो माई डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग वर्ब को कुछ और समझते हैं। देखो, वर्ब में आपको जो कन्फ्यूजन है वो इस तरह से लगता है कि ये आम तौर पे जो देखा जाए वो 2 किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है डायनामिक वर्ब, एक्शन वर्ब के अंदर ही बात कर रहा हूँ। दूसरे को कहा जाता है नॉन एक्शन या स्टैटिक वर्ब। वो वर्ब होते हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते उसके, यानी अगर आप हैव ले ले या सीम ले ले या लाइक ले ले तो इस किस्म की चीज़ें अगर आप देख ले इसमें आईएनजी फॉर्म लगाना ऑड लगता है। मीन्स आमतौर पर रूटीन में उसको कंटिन्यूस फॉर्म में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसका प्योर एक्शन वर्ब जिसे हम कह सकते हैं डायनामिक वर्ब, जिसमें कोई एक्शन नज़र आ रहा हो, उसको आप इस्तेमाल इस सेंस में नहीं कर सकते। एनीवे, इस तफसील में जाने से पहले मैं आता हूँ एक्शन वर्ब की तरफ, क्योंकि एक्शन वर्ब ज़रूरी है जिसे डायनामिक वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, वो उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तो एक हेल्पिंग वर्ब्स और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी हेल्पिंग वर्ब को आप देख लें, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, मींस ये एक ही चीज़ है। इसी तरह एक्शन वर्ब और मेन वर्ब आप जिसे कह सकते हैं, मींस कि कुछ लोग इसको मेन वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इसको एक्शन वर्ब कहते हैं। तो इन 2 पे जो ना बात करना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में आपको इन 2 का असलियत मालूम होना चाहिए, क्योंकि तमाम टेंसेस या तमाम मामलात अगर आप देख लें उसमें इन 2 का किरदार बहुत नुमाया है, बहुत अहम है। एनीवे, हेल्पिंग वर्ब की बात अगर करें तो टोटल हेल्पिंग वर्ब 16 है पूरे इंग्लिश में। एक बार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई काम नहीं है सिवाय टेंस के ट्रांजिट होने में, टेंस के चेंजेस में। एक टेंस से दूसरे टेंस में जाने के लिए आप जो कुछ करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का किरदार भी बहुत अहम है। तो आपको ये 16 हेल्पिंग वर्ब्स याद आना चाहिए और ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं हो सके तो स्क्रीन पर आपको जो है शेयर भी करूँगा कि 16 हेल्पिंग वर्ब्स है, इसका लिस्ट क्या है और इस पर काम क्या करना है, ये आपको एग्जांपल से नज़र आ जाएगा। एनीवे, फिर उसके बाद अगर आप देख लें एक्शन वर्ब होते हैं जिसके फॉर्म बनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पाकिस्तानी सोसाइटी या इंडिया सोसाइटी में आईएनजी या फोर्थ फॉर्म भी उसको कहा जाता है। इन्हें 4 फॉर्म्स होते हैं। उन 4 फॉर्म्स को जब भी किसी वर्ब के सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। असल हमारा काम एक्शन वर्ब ही है, क्योंकि एक्शन वर्ब की वजह से अगर आप देख लें तो वो चूँकि अनकाउंटेबल है बहुत, यानी सो मैनी आर देयर, यू कैन नॉट से दैट कि ये कितने हैं और इसको हम काउंट कर सकते नहीं कर सकते, ये काउंट नहीं हो सकते। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर देख लें, हेल्पिंग वर्ब को फिर तकसीम किया गया 2 हिस्सों में, ये सारे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। बहरहाल, एक को कहा जाता है एनिमीज़ बी वर्ब और दूसरे को कहा जाता है आपके
मॉडल वर्ब कैन और कुड और मे और माइट, ये जो लिस्ट में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले लिस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। और अगर दूसरी तरफ देख लें तो बी वर्ब, जिसमें एज, एम, आर और वाज, वर और सो ऑन। उसके बाद में अगर एक्शन वर्ब की तरफ आ जाऊँ, एक्शन वर्ब में आपको मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब ये दोनों मैंने बता दिए। अब हम आते हैं एक्शन वर्ब के जो है वो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव होना। याद रखना एक्शन वर्ब के अंदर कुछ वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये कब इस्तेमाल होते हैं? ये एक्टिव पैसिव वाइज में बहुत अहम रोल अदा करता है। ट्रांजिटिव वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। यानी मीन्स अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और मीन्स जुमले के अंदर वर्ब के ऊपर, यानी किसी जुमले में अगर आप एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उस एक्शन वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट ना हो, तो जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उस वर्ब को समझा जाता है उस जुमले में उस वक्त, यानी ज़रूरी कि फॉरएवर हो, उस वक्त उस जुमले में वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और उसी ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से वो पैसिव वाइज में कन्वर्ट हो सकता है। यानी मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से जुमले जो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि वो जुमले जिसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब हो वो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, क्योंकि उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करके, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करके इसका स्ट्रक्चर के मुताबिक, एक्टिव से पैसिव जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका है इनट्रांजिटिव वर्ब। याद रखना है इसी एक्शन वर्ब का दूसरा फॉर्म भी मिलते हैं, और वो हमारे जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, या आप अगर सामने स्क्रीन पे देखें तो आपको लिस्ट में नज़र आ रहा है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है, यानी ट्रांजिटिव का उलट इनट्रांजिटिव, इसका मतलब है कि वेयर देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, उस जुमले में उस वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। साथ एग्जांपल भी लाइव दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आई स्लीप, तो आई स्लीप या शी स्लीप्स या ही स्लीप्स, उसको अगर आप देख ले उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। फ्रेज ज़रूर लगा सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज या एक्स वाई जी और फ्रेजेस, लेकिन आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ दैट कि स्लीप जो है ना वो ऑटोमेटिकली इन द लिस्ट ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब, सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट पुट ओवर देयर एनी ऑब्जेक्ट। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो दिस स्लीप बिकम्स an intransitive verb. When it becomes intransitive verb, definitely then you can say that you cannot convert such kind of sentences, such kind of verbs in पैसिव वाइज। मीन्स अगर एक्टिव वाइज दिया गया है और एक्टिव वाइज में ये वर्ब आते हैं इस किस्म के इनट्रांजिटिव, तो आप उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आमतौर पे स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है या हमारे कॉलेज या स्कूल के जो रूटीन होता है, एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें। ये कन्वर्ट हो नहीं सकते, क्योंकि गो के ऊपर अगर आप देख ले, अगर इस जुमले में देखें आई गो टू स्कूल, तो गो के ऊपर अगर आप देख ले, गो के ऊपर टू लगाया गया, तो टू के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद क्या आप ऑब्जेक्ट का तस्वर नहीं कर सकते, मीन्स ऑब्जेक्ट वहाँ हो नहीं सकते उस जुमले में। तो इसका मतलब गो वर्ब यहाँ पे जो है ना, वैसे भी गो फॉरएवर इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन गो इस जुमले में अगर देख ले तो ये एक इनट्रांजिटिव का रोल अदा करे। अगर ये इनट्रांजिटिव का रोल अदा करते तो इनट्रांजिटिव वर्ब तो आप पैसिव वाइज में चेंज ही नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में या हमारे स्कूल कॉलेज के पेपर्स में आमतौर पे क्लासेस में या अकेडमीज़ में ये समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि एक्टिव से पैसिव बनाए या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करे। एक अहम क्वेश्चन अच्छा खासा मार्क्स का कवर होता है इससे, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। भारत उसके बाद हम आते रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। देखो अगर आप वर्ब के फॉर्म्स के लिहाज से देखें, इसके जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मीन्स ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के जुमले से ताल्लुक़ था, उसके स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ था। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख ले रेगुलर इरेगुलर, ये वर्ब के वो फॉर्म है जिसके जो वर्ब बनाने का या वर्ब के जो फॉर्म्स बनाने के उससे ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन उसके जुमले के स्ट्रक्चर से या जुमले के अंदर इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। बहरहाल रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसके फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अगर आप देख लें, फोर्थ फॉर्म तो ऑलरेडी आईएनजी होते हैं सबके साथ, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म अगर देख लें तो वो डी और ईडी के साथ नहीं होते। जिन वर्ब्स के फॉर्म डी और ईडी के बगैर होते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो क्या होते हैं, बेस फॉर्म तो ऑलरेडी सबका अलग अलग होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आप देख लें वो अगर डी और एडी के साथ नहीं होते तो वो आपके इरेगुलर वर्ब कहा जाता है और समझा जाता है। इरेगुलर वर्ब वो वर्ब है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और एडी के बगैर होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट, रोट, रिटन। फॉर एग्जांपल कीप, केप्ट, केप्ट। फॉर एग्जांपल स्पीक,
स्पोक और स्पोकन। इसी तरह सो मैनी आर देयर, मे बी ऑन द स्पॉट बहुत सारे एग्जांपल्स मैं नहीं दे सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं होता एक व्लॉग में, लेकिन ये इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर, ठीक है ना। और रेगुलर इसका उलट है, अगर आप देख ले तो रेगुलर वो वर्ब है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी के साथ बनता है। आप ये कह सकते हैं कि जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होता है डी और ईडी की सूरत में। ये याद रखना है, डी और ईडी का होना इसमें ज़रूरी है रेगुलर वर्ब में, इनके फॉर्म्स में। इसका जुमले से स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वर्ब के फॉर्म इसी से रिलेटेड था जो 6 पॉइंट था कि फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आप देख ले वो दो तरीक़ों से हो सकते हैं, या तो वो रेगुलर अंदाज में हो सकते हैं या इरेगुलर अंदाज में हो सकता है, या वो डी और ईडी की मदद से हम बनाते हैं जो कि बच्चों को आमतौर पे आसान लगता है क्योंकि डी और ईडी आम कॉमन इस्तेमाल है। लेकिन बहुत सारे वर्ब अगर आप देख लें जो कि स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे वो इरेगुलर फॉर्म में भी होते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ना आप लोग ये समझे कि वर्ब नहीं है, वो भी वर्ब होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस व्लॉग में मैंने आपको वो तमाम चीज़ें जो वर्ब के हवाले से, वर्ब के साथ जो लिंक्ड या वर्ब के साथ जो बाइंड चीज़ें थी एक जुमले की सूरत में या उसके फॉर्मिंग की सूरत में या फॉर्मेट की सूरत में, या उनके जो किस्में है या इनके जो टाइप्स है या उनका जो बिहेवियर है, डील है इंग्लिश में, वो सब कुछ बता दिया। एडवांस में जैसे हम एडवांस जाएंगे आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अब तक आज के लिए ये जो आपके वर्ब का एक प्रॉपर एक सेशन था ये इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे इससे आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल, जो कि वर्ब एक बहुत अहम और किंग जैसे पार्ट समझा जाता है, इसके बारे में आज ये लेक्चर बहुत अहम है। इसको कोशिश करें कि औरों तक भी पहुंचाएं, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और बार बार सुना करें। अगर आपको समझ नहीं आता एक पॉइंट उसको फिर रिवाइंड करके दोबारा सुने तो हो सकता है आपको मेरे इस व्लॉग से अच्छा खासा फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्टडी का ख़ास ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।